है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 51। काव्या की बातों को सुन रेशमा ठाकरे ने उसकी तरफ एक खंजर फेंकते हुए कहा, ऐसी बात है तो फिर ये लो, मेरा सबसे पुराना और पसंदीदा खंजर। इसे लाई तो थी मैं तुम्हारी गर्दन उतारने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मरने से पहले एक बार तुम भी इसे छू कर देख लो, ताकि मरते वक्त ये तसल्ली रहे कि जिस खंजर को मेरे गले पर घुमाया गया था उसे खुद मैं भी परिचित थी। तो वही सामने खड़ी काव्या ने भी उस खंजर को झुकते हुए अपनी हथेलियों में उठा लिया था। उस पर अपनी पकड़ कसने के साथ ही एक नज़र उस खंजर को भी काफ़ी बारीकी से देखते हुए वह भी हल्का मुस्कुरा दी थी। एक बात तो तय है कि इस सेठी विला के बाहर भी तुम्हारे ही आज आदमी मौजूद होंगे, नहीं तो फिर तुम इतनी आसानी से यहाँ अंदर नहीं आ पाती। जिसकी बातों पर लीसा के साथ साथ रेशमा ठाकरे के चेहरे पर एक हंसी फैल गई थी, जैसे वह दोनों काव्या की बातों पर अपनी सहमति जताते हुए यह कह रही हूँ कि हाँ, इस वक्त बाहर खड़े मानव के आदमी को उन्होंने मार दिया है, जो इस वक्त विला के बाहर खड़े होकर उसकी रखवाली कर रहे थे। मानना पड़ेगा, इतनी बेबाकी से हमारे सामने खड़े होकर अगर कोई जवाब दे सकता है तो वह सिर्फ मानव सेठी की पत्नी ही हो सकती है, जिसे अपनी मौत का भी कोई भय ना हो। इतनी तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी तक तो मैंने अपना कोई खेल भी नहीं दिखाया। एक बार उसे भी देख लेती तो शायद तारीफ में बोले गए आपके शब्द भी दोगुने हो जाते। उस खंजर पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए काव्या ने कहा। लेकिन उसकी बातों को सुन रेशमा ठाकरे थोड़ी हैरान थी। साथ ही इस वक्त वह काव्या को लेकर थोड़ी संशय में भी नजर आने लगी थी। तभी उनकी तरफ ही देखते हुए काव्या ने कहा, कुछ देर बाद यहाँ मौत तो होगी, शायद मौत का तांडव भी होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। जिसे सुन रेशमा ठाकरे के साथ साथ वहाँ मौजूद उन दोनों की भी भुआएं बिल्कुल सिकुड़ चुकी थी। तो वही काव्या को इतना बेखौफ से बात करता देख उन्हें जैसे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं हो रहा था। शायद उनके ख्याल में इस वक्त काव्या को उनसे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इसकी जगह वह काव्या को उनके सामने घुटनों पर बैठकर अपनी ज़िंदगी के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आना चाहिए था। क्या तुम लोगों को पता है कि मैं किसकी बेटी हूँ? लेकिन मैं भी ये क्या पूछ रही हूँ, आखिर तुम लोगों को भी कैसे पता होगा जब तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं होगा? फिर तुम लोग मेरे परिचय से कैसे वाकिफ होगी? दरअसल मैं तुम्हारे उस सामंत गोयल की पत्नी, उस नकाबपोश सलोनी कोहली की ही बेटी हूँ। क्या ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे ऐसा कहने से हम तुम्हें छोड़ देंगे तो लड़की, तुम्हारी ये सबसे बड़ी भूल होगी। इस वक्त रेशमा ठाकरे के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन काव्या मुस्कुरा रही थी। अगर ये झूठ होता तो फिर मुझे कैसे मालूम होता कि तुम्हारा मालिक वह सामंत गोयल है, जबकि दुनिया की नज़र में तो वो कानून का रखवाला है। और उससे भी बड़ी बात कि उसकी पत्नी एक नकाबपोश औरत है, इस बारे मुझे कैसे मालूम होगा? लेकिन लेकिन मैडम ने आज तक तुम्हें बताया क्यों नहीं? शायद तुम यही कहना चाहती हो ना? खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह सवाल जवाब और इन सच्चाइयों का बाहर आने का वक्त भी लगभग खत्म हो चुका है। फिलहाल तुम लोग इस पर ध्यान दो कि इस वक्त अचानक से मैं तुम लोगों को यह सच्चाई क्यों बता रही हूँ। काव्या ने आगे कहा था। जिसकी बातों को सुन वह तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। यहाँ तक कि उसकी बातों को सुन उन्होंने सिर्फ अपनी गर्दन को ही हाँ में हिला दिया था, जैसे वह जानना चाहती हो कि काव्या ने इस वक्त उन्हें ये सारी सच्चाई क्यों बताई है। लेकिन काव्या इस पर हल्का मुस्कुराने की बजाय थोड़ी सख्त होते हुए बोली, क्योंकि वो एक धोखेबाज औरत है। लोगों को अपनी अदाओं में फंसाकर और फिर उन्हें बाद में धोखा देना, ये उसकी फितरत है। और मैं उस धोखेबाज औरत की बेटी हूँ, फिर मैं इतनी शरीफ कैसे हो सकती हूँ? लेकिन ये बात तुम लोगों ने समझने में काफ़ी देर कर दी है। अपने हाथ में पकड़े उस खंजर को उसने साहिबा के सीने पर घोंप दिया था।
जो अचानक में और इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि पास खड़ी लीजा या फिर रेशमा ठाकरे कुछ समझ पाती। उससे पहले ही काव्या का उड़ता पैर एक पंच की तरह लीजा के पेट पर जा लगा था और अगले ही पल वह भी थोड़ी दूर जा गिरी थी। तो वही अब काव्या पास ही खड़ी हैरान रेशमा ठाकरे के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए गुस्से में चीख भी उठी थी। जिस तरह से मानव सेठ ही औरतों के ऊपर वार नहीं करता, उसी तरह से उसकी ये बीवी आज तुझे जिंदा छोड़ देगी, यह भी कभी नहीं हो सकता। इतना कहते हुए काव्या ने अब तक रेशमा ठाकरे के गालों पर लगातार कई थप्पड़ जड़ दिए थे, या यह कह लो कि उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। जहाँ काव्या के लगातार इस वार से रेशमा ठाकरे भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी कि वह भी काव्या के ऊपर एक जोरदार पलटवार कर सके, इसलिए वह अभी खुद को संभालने और उसके वार से खुद को बचाने में ही लगी हुई थी। लेकिन तभी पीछे जमीन पर पड़ी लीजा यह सब देखते ही अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमाते हुए कुछ ढूंढने लगी थी। जहाँ काव्या के उस खंजर के एक ही वार से साहिबा सिर्फ घायल ही नहीं, बल्कि उसने अपनी सांसों को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उसके सीने से उस खंजर को खींचते हुए लीजा ने काव्या के ऊपर वार कर दिया था। लेकिन रेशमा ठाकरे को मारते वक्त काव्या थोड़ी चौकन्नी थी। इस वजह से वह तुरंत उसे किचन से बाहर धक्का देने के साथ खुद भी साइड हट गई थी। लेकिन तब तक लीजा का खंजर उसके बाजू पर घूम चुका था, जिसकी वजह से अगले ही पल खून का रिसाव देख काव्या थोड़ी गुस्से में नजर आने लगी थी। तो वही लीजा को भी जैसे इस वार से एक हिम्मत सा मिल चुका था। इस बार वो पहले से ज़्यादा जोर लगाते हुए काव्या के ऊपर टूट पड़ी थी। आज तो मैं तेरा किस्सा यही खत्म करके रहूंगी। मानव सेठी की सीक्रेट वाइफ दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए सीक्रेट ही रह जाएगी, अपने जबड़ों को भींचते हुए लीजा ने कहा था। तो वही काव्या ने भी उसके कलाइयों को काफ़ी मजबूती से पकड़ते हुए उस खंजर को भी खुद से दूर रखा हुआ था। लीजा की बातों को सुन एक तिरछी की हंसी के साथ बोली, मन में ऐसे ख्याल लाने से पहले कम से कम उन लोगों के बारे में सोच लेती जिन्हें इस वक्त मानव के हाथों से मुक्ति मिल चुकी है। तुझे क्या लगता है मानव से मुझे मोहब्बत है? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत करती हूँ। जिस रात उसने मेरी नज़रों के सामने मेरे पापा को मारा था, उसी वक्त मैंने ये कसम खाया था कि उस मानव के साथ साथ उन सभी को मिटा दूंगी जो मानव को पसंद होगा, लीजा ने कहा था। जिसकी बातों को सुन काव्या ने कहा, वैसे इरादे काफ़ी नेक हैं, लेकिन किसी को मिटाने से पहले इरादे मजबूत होना चाहिए, और यहाँ तो तुम्हारे कदम ही डगमगा रहे हैं। अब तक काव्या ने एक जोरदार पंच लीजा के मुंह पर रख दिया था, जिससे लीजा के कदम थोड़े लड़खड़ा जरूर गए थे, लेकिन अगले पल खुद को संभालते हुए वह एक बार फिर से काव्या के ऊपर टूट पड़ी थी। अगर ऐसी बात है तो फिर इस बार मेरे वार से बच के दिखा। और इसी हाथापाई में वह दोनों भी अपना बैलेंस खोते हुए किचन से बाहर की तरफ लुढ़क चुकी थी। इस वक्त काव्या जमीन पर लेटी हुई थी, तो वही लीजा उसके ऊपर थी। इसके बावजूद भी काव्या उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, क्योंकि जहाँ लीजा एक झटके में ही उस खंजर को काव्या के आर पार करना चाहती थी, लेकिन काव्या ने भी खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दिया था, जिसमें लीजा काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी उसमें सफल नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक से लीजा का घुटना काव्या के पेट पर लग गया था, जिसकी वजह से काव्या थोड़ी चीख सी गई थी और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। तभी उस खंजर ने उसके कंधे को भी हल्का छील दिया था। शायद उस रात सलोनी कोहली का दिया वो घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसे देखते ही लीजा को यह समझते देर नहीं लगी थी कि काव्या के पेट में कोई घाव या कोई चोट है, या यह कह सकते हैं कि उसे काव्या की कमजोरी मालूम हो चुकी थी, जिस वजह से उसने एक बार फिर से अपने घुटनों से उसके पेट पर ही वार करना चाहा था। तब तक उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी रेशमा ठाकरे भी अब तक दौड़ती हुई काव्या के करीब आ गई थी। शायद वह दोनों मिलकर इस वक्त काव्या के ऊपर एक साथ वार करने वाली थी कि तभी अचानक से पूरा सेठी विला एक गर्जन के साथ कांप उठा था, जिसमें इस वक्त खुद वह तीनों भी चौंकते हुए अपनी नज़रों को पीछे की तरफ घुमा दिया था। जहाँ पीछे खड़ा फाइटी
एक बार फिर से एक गर्जन के साथ बिना देरी किए उनकी तरफ छलांग लगाते हुए लीजा के पीठ पर वार कर दिया था, जिसकी वजह से काव्या भी अब तक आज़ाद थी। लेकिन वाइटी को इस तरह लीजा के ऊपर वार करते देख वह भी काफ़ी सहमी हुई सी एक दहशत में नजर आ रही थी। तो वही वैसा ही कुछ हाल रेशमा ठाकरे का भी था। काव्या को छोड़ उनका ध्यान पूरी तरह से लीजा पर था, जहां अपनी नज़रों के सामने अपनी बेटी को एक बाघ के द्वारा दर्दनाक मौत को मिलते देख वो अंदर तक सिहर उठी थी। और तभी उनकी नज़रों के सामने ही एक झटके में लीजा की गर्दन को अपने दांतों तले दबाते हुए वाइटी ने उसे शांत कर दिया था। माहौल में एक इंसान की चीख और उसके साथ एक बाघ की गर्जन को सुन बाहर मौजूद रेशमा ठाकरे के आदमी भी अंदर की तरफ दौड़ आए थे। लेकिन सामने एक बाघ को नरभक्षी होते देख वह उल्टे पैर ही वहां से बाहर की तरफ भाग चले थे। तभी रेशमा ने भी कुछ ऐसा ही करने को सोचा था। अपनी नज़रों के सामने लीजा के शरीर को शांत देख वह भी बाहर की तरफ भागने ही वाली थी कि उससे पहले ही वाइटी ने एक बार फिर से एक गर्जन के साथ उसके ऊपर वार कर दिया था। और कुछ सेकंड्स के भीतर रेशमा का भी वही हाल हुआ था जो कुछ देर पहले लीजा का हुआ था। सेठी विला के अंदर का फर्श लाल खून से सन चुका था। लेकिन 2 जिंदगियां खत्म करने के बाद वाइटी का गुस्सा जैसे अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसकी गर्जन अभी भी विला की दीवारों में एक अलग ही कंपन पैदा कर रहा था, जिसे देख काव्या को भी अब तक ये यकीन हो चला था कि अगला नंबर अब उसका ही होने वाला है। और खून से सने उस फर्श पर ही वह धीरे धीरे खुद को पीछे की तरफ खींचने लगी थी, क्योंकि वह जानती थी कि वहां से दौड़कर भागने का अंजाम रेशमा ठाकरे की तरह ही होगा। लेकिन वह खुद की सांसों को रोके धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ती जा रही थी कि तभी वाइटी की लाल आंखें उसके ऊपर ही टिक गई थी। और एक बार फिर से एक गर्जन के साथ वह उसके करीब ही बढ़ गया था, जिसे देख काव्या अपने चेहरे को एक मायूसी के साथ लटकाते हुए शांत बैठ गई थी। लेकिन तभी एक चौंका देने वाली घटना हुई, जिसे देख खुद काव्या भी चौंक सी गई थी, क्योंकि वाइटी को खुद की तरफ आते देख काव्या ने भी सारे हथियार डालने के साथ साथ खुद भी जमीन पर चुपचाप बैठ गई थी। जैसे उसे यकीन था कि वाइटी के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं होने वाला। तब तक वाइटी भी काव्या के करीब अपने चेहरे को ले जाते हुए एक चक्कर उसके चारों तरफ घूम गया था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। शायद वो काव्या के करीब अपने बैठने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि अगले ही पल वह उसके करीब ही चुपचाप बैठ गया था, जैसे मानो की गैर मौजूदगी में वह काव्या का रक्षक बनकर बैठा हो। तो वही काव्या जो अब तक अपनी सांसों को रोक कर बैठी थी, वाइटी के इस बर्ताव को देख पूरी तरह से चौंक गई थी। उसे वो वक्त याद आ गया था जब एक बार उसने वाइटी को तंग किया था और गुस्से में वाइटी ने उसके ऊपर छलांग भी लगाया था। लेकिन वक्त रहते ही अगस्त्या और जेम्स ने बीच में आकर उसे बचा लिया था। उस वक्त काव्या को लगा था कि शायद वाइटी उसका एक जन्मजात दुश्मन बन चुका है, लेकिन आज वह काव्या का रक्षक बनकर बैठा था, जिसे समझते हुए काव्या के होठों पर भी हल्की मुस्कुराहट फैल गई थी, लेकिन आंखों में एक नमी भी थी। और उसके साथ ही उसने अपनी उंगलियों को वाइटी के सिर पर फेर दिया था और दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के सहारे शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद इस वक्त माहौल में जैसे हड़कंप सा मच चुका था। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन पोर्टल पर हर जगह सिर्फ एक ही खबर छाई हुई थी, देश का रक्षक या देश का भक्षक, रक्षक बना भक्षक। इस खबर टैग के साथ हर तरफ सामंत गोयल का सच बाहर आ चुका था। माफिया के साथ उसके कनेक्शन के साथ साथ बाहरी देशों के साथ उसका ड्रग्स और कोकीन का भी एक गैर कानूनी धंधा चल रहा था। यानी कि यशवर्धन ठाकरे और उसका खास आदमी मानव सेठी के द्वारा मुंबई के पश्चिमी तट से काबुलियों को खदेड़े जाने के बाद भी सामंत गोयल ने अपना धंधा बंद नहीं किया था, क्योंकि उसका धंधा बड़े पैमाने पर जलयान से बंद हुआ था, लेकिन वह छोटे स्तर पर अभी भी अपने कारोबार को जारी रखा हुआ था। तो वही सामंत गोयल के खिलाफ यह भी सबूत मिले थे कि देश भर के जो बड़े बड़े माफियाज जिनके नाम का अरेस्ट वारंट काफ़ी पहले से ही जारी हो चुका है, उनके साथ ही सामंत गोयल का सांठगांठ और उठना बैठना लगा हुआ था, जिस वजह से अब तक सामंत गोयल को भी एक देशद्रोह करार देते हुए
उसके नाम का अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था। तो उधर दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में खबर मिलते ही इस वक्त रणविजय अगस्त्या के साथ खुद मानवे सेठी विला में ही मौजूद था। उसके आदमी रेशमा ठाकरे और लीजा के साथ साथ साहिबा के पार्थिव शरीर को विला से बाहर ले जाते हुए वहाँ का जगह बिल्कुल साफ कर चुके थे, जो कुछ देर पहले तक वाइटी ने उनके खून से उस जगह से जैसे कोई रणभूमि बना दिया हो। तभी बाहर से अंदर आते हुए स्टीव ने कहा, ग्रेट मास्टर, यहाँ जो भी हुआ था उसके पीछे साहिबा का हाथ था। और ये बात तो हम काफ़ी पहले से ही जानते थे कि साहिबा रेशमा ठाकरे के लिए काम करती है, लेकिन हमने कभी भी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस वजह से वह रेशमा ठाकरे के मन मुताबिक अब तक सारी चीज़ों को प्लान करती जा रही थी। और आज हम सबकी गैर मौजूदगी में वह रेशमा ठाकरे यहाँ आ पहुँची थी। बाहर काबली गैंग और हमारे आदमियों के बीच थोड़ी मुठभेड़ भी हुई थी, लेकिन उनमें से कोई जिंदा नहीं बच पाया था। सब के सब कामचोर और मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ बाकी बच्चे को भी यहाँ से हटा ही देना चाहिए, क्योंकि इनका होना या ना होना हमारे लिए तो सब बराबर ही है। आज रेशमा ठाकरे अंदर आई है, कल कोई और आएगा, फिर क्या फ़ायदा ऐसे सिक्योरिटी का जो एक पल भी ना टिक सके। स्टीव की बातों को सुन इस पर अगस्त्या ने थोड़ा झुझलाते हुए कहा था। यहाँ तक कि इस वक्त उसकी आंखों में काव्या के लिए एक घबराहट भी साफ दिख रही थी। इस वजह से इस बार वह काव्या की तरफ देखते हुए कहा, एटलीस्ट काव्या, तुम्हें तो हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए था। खुद अकेले इस तरह झांसी की रानी बनने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगस्त्या सोफे पर अभी भी शांत बैठी काव्या को देख इस पर अगस्त्या थोड़ा झुझला उठा था, लेकिन वो इससे कुछ बोल पाता उससे पहले रणविजय उसे चुप करा दिया था। और उस मेडिसिन के बारे में कुछ पता चला? साहिबा उस मेडिसिन को काव्या के जूस में क्यों मिला रही थी? इस बार रणविजय ने इन बातों को सुन स्टीव थोड़ा सकपका सा गया था। नजरें एक तरफ सख्त बने बैठे मानव की तरफ घूम गई थी, जिसे देख इस बार खुद मानव ने ही थोड़े गुस्से में कहा, जवाब क्यों नहीं देते? ग्रेट मास्टर, दरअसल ये दवा भारतीय महिलाएं वो सेफ्टी के लिए, मेरा मतलब कि जो भी कहना है तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते स्टीव? स्टीव को इस कदर हकलाते देख मानो एक बार फिर से चीख उठा था। तो इस बार स्टीव थोड़ा चिहुकते हुए बोला, ग्रेट मास्टर, दरअसल रेशमा ठाकरे नहीं चाहती थी कि इस दुनिया में आपका कोई वारिस आए। इस वजह से वो मैडम को ये दवाइयाँ देने की कोशिश कर रही थी। इस बार स्टीव की बातों को सुन मानो की भाव में सिकुड़ चुकी थी। तो ही बाकी काफ़ी ज़्यादा चौंक से गए थे, जिसमें इस वक्त खुद काव्या भी शामिल थी। तभी उसके बगल में बैठे शिवानी ने उसके कंधे पर अपनी हथेलियों को रख दिया था और अगले ही क्षण माहौल में एक खूब सन्नाटा पसर चुका था, जैसे अब किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो कि इस बारे में अब वह आगे क्या कहें। लेकिन कुछ क्षण बीतते ही रणविजय काव्या के बगल में जाकर बैठ गया था, जहाँ अभी भी काव्या किसी सोच में डूबी हुई थोड़ी परेशान भी नजर आ रही थी, जैसे थोड़ी देर पहले हुई घटनाओं की वजह से वो अभी भी पूरी तरह से शौक में हो। लेकिन उससे ज़्यादा वह स्टीव की बातों से हैरान थी। तभी उसके सिर पर अपनी हथेलियों को फेरते हुए रणविजय ने कहा, काव्या, तुम एक स्ट्रांग लड़की हो, फिर चेहरे पर ये चिंता, ये परेशानी किस बात के लिए है? और सबसे बड़ी बात कि आज जो तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है वह शायद हम में से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता। और देखो ना, इस वक्त तुम बिल्कुल ठीक भी हो, फिर ऐसे चुप रहने का क्या मतलब? अभी रणविजय का इतना कहना था कि काव्या की आंखें छलक आई थी। एक नज़र अपने दोनों हथेलियों को फैलाते हुए देखा और अगले ही पल रणविजय की तरफ देखते हुए बोली, आज आज पहली बार ऐसा लगा कि जैसे मैंने। लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाई थी। तो ही रणविजय एक बार फिर से उसके सिर पर अपनी हथेलियों को रखते हुए आगे कहा, ये पहली बार नहीं था काव्या, इससे पहले भी तुम अनगिनत बार अपने हक के लिए मुकाबला कर चुकी हो, कभी बाहरी लोगों से तो कभी अपनों से। और ऐसा सिर्फ तुम ही नहीं, इस दुनिया में आए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने हक के लिए अपनों से या परायों से मुकाबला करना ही पड़ता है। सोचो, अगर आज तुम उनका मुकाबला ना करती, उनके साथ बराबरी से ना लड़ती, तो इसका अंजाम क्या होता? तुम्हें इसका आइडिया भी है? शायद आज उनकी जगह पर तुम लेटी रहती।
इसलिए इन सारी बातों को सोचने की बजाय ये सोचो कि यहाँ हर इंसान का अंजाम उसका कर्म तय करता है। उसके अलावा लाख चाहने पर भी कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई बात समझ में? इस बार रणविजय की इन बातों पर काव्या ने अपनी गर्दन को बस हाँ में हिला दिया था। तभी रणविजय ने आगे कहा, इसलिए अब ज़्यादा मत सोचो और अपना ख्याल रखो। तभी विला के अंदर आते हुए शेखर पुरोहित, जो इस वक्त काफ़ी घबराए हुए भी थे, अपनी नज़रों को पूरे हॉल में दौड़ाने के साथ साथ रणविजय की तरफ ही बढ़ गए थे। काव्या, काव्या तुम ठीक हो ना बेटा? सेठी विला के अंदर अचानक से शेखर पुरोहित को देख एक तरफ शांत बैठे हुए मानो की भौवें सिकुड़ चुकी थी, तो वही अगस्त्या भी उतना ही ज़्यादा हैरान था कि यहाँ जो भी हुआ था इस बारे में इन्हें कैसे मालूम। लेकिन उनकी इस सवालिया नज़रों को समझते हुए रणविजय अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, मिस्टर पुरोहित को यहाँ आने की खबर मैंने दी थी। जिसे सुन मानव के साथ साथ अगस्त्या की नज़रों में भी एक दूसरे सवाल ने जन्म ले लिया था, जैसे वह इशारों में ही पूछ रहे हों कि लेकिन उसने ये खबर उन्हें क्यों दी थी। जिसे समझते हुए रणविजय ने आगे कहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसके लिए काव्या को यहाँ नहीं बल्कि अपने घर वापस जाना चाहिए। इस वक्त वह अपने घर में ज़्यादा सुरक्षित है। और ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तभी उसकी बातों काटते मानव ने कहा, जैसे वह न चाहता हो कि काव्या सेठी विला से बाहर जाए। लेकिन रणविजय जो काव्या की सलामती चाहता था, मानव की बातों का जवाब देते हुए आगे कहा, नतीजा तुम्हारे सामने है मानव। अगर आज वाइटी बदकिस्मती से आज़ाद न होता तो शायद तुम्हें भी यह बात अच्छे से मालूम है कि आज अंजाम क्या होता। तुम्हें लगता है कि ऐसी हालत में काव्या किसी का मुकाबला कर सकती है? इस बार रणविजय की बातों को सुन मानो चुप था, जैसे अब वह खुद भी रणविजय की बातों पर अपनी सहमति जता रहा हो। तभी शेखर पुरोहित की तरफ देखते हुए रणविजय ने आगे कहा, अंकल, अभी अब काव्या को अपने साथ अपने घर लेकर जाइए। जब सारा मामला शांत हो जाएगा हम काव्या को लेने खुद आएंगे। रणविजय का इतना कहना था कि शेखर पुरोहित काव्या के बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, चल बेटा घर चलते हैं। तो ही काव्या भी उनकी बातों का बिना कोई विरोध किए अपनी जगह से खड़ी हुई और एक तरफ बैठे मानव की तरफ बढ़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। जिसे देख मानव भी अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी हथेलियों को उसके गालों पर रख दिया था। अपना ख्याल रखना। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मानो की बातों का जवाब देते हुए काव्या ने कहा और अपने डैड के साथ विला से बाहर निकल गई थी। तभी पीछे रह गए रणविजय ने एक तरफ खड़ी शिवानी और समीर को देखते हुए आगे कहा, मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को भी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन रणविजय, तभी रणविजय की बातों का जवाब देते हुए शिवानी ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही रणविजय ने उसकी बातों को काट भी दिया था। बात को समझने की कोशिश करो शिवानी। इस वक्त सामंत गोयल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, लेकिन वह इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से भी नहीं है। और ऐसे हालत में अगर तुम दोनों भी उसकी नज़र में आ जाओगे तो फिर हमारी मुसीबत भी कम होने की बजाय थोड़ी बढ़ ही जाएगी, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस सामंत गोयल के ऊपर है। ऐसे में हम नहीं चाहते कि सामंत तुम लोगों का फ़ायदा उठाकर किसी दूसरी साजिश को अंजाम दें। रणविजय ने आगे कहा था, जहाँ इस बार उसकी बातों को सुन शिवानी भी अपनी जगह पर शांत खड़ी हो चुकी थी। तभी समीर शिवानी की तरफ बढ़ते हुए कहा, आई थिंक रणविजय ठीक कह रहा है, हमें भी अब यहाँ से चलना चाहिए। और वह दोनों भी एक साथ सेठी विला से बाहर निकल गए थे, जहाँ शिवानी के ही कार में बैठते हुए दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए थे। लेकिन तभी बीच रास्ते में कुछ सोचते हुए समीर ने कहा, शिवानी, मेरी माने तो आज तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ। इस वक्त मामला थोड़ा गर्म है, ऐसे में तुम्हारा अकेले रहना भी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। ठीक तो मुझे भी कुछ नहीं लग रहा। अचानक से पीछे से आ रही किसी तीसरे की आवाज़ को सुन वह दोनों चौंक से गए थे, लेकिन पिछली सीट पर सामंत गोयल को बैठा हुआ देख उनके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक चुकी थी और एक ब्रेक के साथ शिवानी ने अपनी कार पर ब्रेक लगा दिया था। तो वही समीर अपने अगल बगल कुछ ढूंढने लगा था, जिसे देख सामंत गोयल उसकी तरफ एक गन दिखाते हुए बोला, क्या हुआ, कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रहा है?
जिसे देख समीर ने उस गन को उनकी हथेलियों से छीनना चाहा था कि उससे पहले ही सामंत गोयल उसे खुद की तरफ खींचते हुए शिवानी के ऊपर तान दिया था। जैसा मैं कह रहा हूँ तुम दोनों भी चुपचाप वैसे ही करो, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छे से मालूम है कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन तुम दोनों का अंजाम क्या होगा ये शायद तुम दोनों को नहीं मालूम, बल्कि उन सेठी ब्रदर्स को भी नहीं मालूम होगा। तो वही इस वक्त खुद को पूरी तरह से निहत्था देख समीर और शिवानी के चेहरे पर एक घबराहट साफ नजर आने लगी थी, जिस वजह से उनके पास सामंत गोयल की बातों को मानने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तभी सामंत गोयल ने आगे कहा, कार स्टार्ट करो और जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा को छीनने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जहाँ सामंत गोयल का इतना कहना था कि शिवानी ने अपनी कार को एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया था, तभी सामंत गोयल एक बार फिर से उन्हें रोकते हुए कहा, 1 मिनट मेरे काबिल व जाबाज ऑफिसर्स, आगे बढ़ने से पहले अपना अपना फ़ोन इधर लाओ। लेकिन उन दोनों को थोड़ी आनाकानी करते देख सामंत गोयल गुस्से में चीख उठा था। तो उधर दूसरी तरफ अपने डैड के साथ अपने घर के अंदर कदम रखते ही काव्या की आंखें छलक आई थी, क्योंकि आज काफ़ी वर्षों के बाद जैसे वह किसी अपने के साथ एक अपनेपन से अपने घर में दाखिल हुई थी। आज उसे एहसास हुआ था कि जैसे वह आज पहली बार अपने घर में थी। बाकियों की तरह उसका भी एक घर है, उसका भी एक परिवार है, क्योंकि उसके अंदर जाते ही शालिनी पुरोहित और समीरा, जो अब तक उससे एक दूरी बनाकर रहती आ रही थी, वही आज काव्या को देख सिर्फ उसके करीब ही नहीं बल्कि शालिनी पुरोहित ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से भी लगा लिया था। कैसी हो बेटा? शालिनी के मुंह से यह सब और साथ ही ऐसे गले लगते देख काव्या थोड़ी हैरान थी। तभी उसने एक नज़र साथ खड़े शेखर की तरफ भी देख लिया था, जिन्हें इस वक्त मुस्कुराते देख काव्या अभी कुछ कहती उससे पहले ही शालिनी ने कहा, अपनी माँ को माफ़ नहीं करोगी बेटा? माँ? शालिनी की बातों को सुन काव्या ने हल्की धीमी आवाज़ में कहा था कि तभी शालिनी के बाजू में खड़ी समीरा इस बार काव्या की दोनों हथेलियों को पकड़ते हुए बोली, काव्या सिर्फ माँ ही नहीं, मैं भी तुम्हारी उतनी ही गुनहगार हूँ। प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो, क्योंकि अपने गलत इरादों की वजह से मैं अपने भाई को ऑलरेडी खो चुकी हूँ, लेकिन अपनी बहन के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ काव्या। समीरा के मुंह से आज पहली बार खुद के लिए यह शब्द सुनकर काव्या अभी भी हक्की बक्की सी हैरान थी। तभी उसके कंधे पर अपनी हथेलियों को रखते हुए शेखर पुरोहित ने कहा, हाँ बेटा, इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और अब हम लोग मिलकर एक साथ एक परिवार की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हारा फैसला सबसे अहम है बेटा। जब तक तुम हम लोगों को माफ़ नहीं कर देती तब तक ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। क्या मैं भी इसी तरह एक माफ़ी की हकदार बन सकती हूँ? जहाँ अभी शेखर पुरोहित ने अपनी बातों को ख़त्म किया ही था कि तभी पीछे से आती एक आवाज़ को सुन सभी थोड़े हैरानी में पीछे मुड़ गए थे। लेकिन पीछे खड़ी सलोनी कोहली की मौजूदगी को देख काव्या और शेखर पुरोहित सिर्फ उसकी मौजूदगी से हैरान थे। लेकिन समीरा के साथ साथ सलोनी पुरोहित के तो जैसे होश शालिनी पुरोहित के तो जैसे होश उड़ चुके थे। तुम जिंदा हो? हक्की बक्की से अवाक खड़ी शालिनी पुरोहित ने कहा था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।